गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे कि संविधान के किन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति का वर्णन है और राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है, उसको शपथ कौन दिलाएगा, उसकी निर्वाचन प्रणाली कैसी होगी, उसकी योग्यताएं, उसके कार्यकाल, उसकी शपथ आदि चीजों के बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। आपको पता होगा कि वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति है वो है द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ठीक है, कहां से बिलोंग करती है? ओडिशा से। और भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है, झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी है। ठीक है, अब हम आते हैं राष्ट्रपति के ऊपर। सबसे पहले आता है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 सीधा कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रपति होगा ही होगा, वो पद कभी खाली नहीं रह सकता है। तो अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति की शुरुआत होती है। अब आर्टिकल 53 अब आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो देश का कार्यकारी अध्यक्ष है, और इस या कार्यकारी शक्तियों का अध्यक्ष कौन है? अपने राष्ट्रपति है। और इन कार्यकारी शक्तियों का उपयोग या तो वो खुद या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, लेकिन जो देश की वास्तविक शक्तियां हैं वो किसी और के पास है। यानी कार्यकारी शक्तियों का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? अपने राष्ट्रपति। ठीक है, और इन शक्तियों का उपयोग या तो वो खुद या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी साउथ वाली, दीपिका पादुकोण और ये अपने शाहरुख खान वाली, तो जिसमें दीपिका पादुकोण बोलती है ना कि मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, तो शाहरुख खान क्या बोलता है कि जैसे अभी तक तो मेरी बहुत खूब चल रही थी। तो वही बात है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के। इसके बाद में आर्टिकल 54 पहले कह दिया कि भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, उसके बाद में कह दिया गया कि कार्यकारी शक्तियों का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, जिसका वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों या खुद के माध्यम से वो प्रयोग करेगा। तो इसके बाद में क्या करेगा कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली में है, निर्वाचन प्रणाली में भाग, कि जो हमारा राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति हमारा निर्वाचित होगा, उस निर्वाचन मंडल में कौन कौन आदमी भाग लेंगे। तो इस निर्वाचन मंडल या प्रणाली में जो भाग लेने वाले पहले हो जाएंगे हमारे लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के निर्वाचित सदस्य। तीसरा इसमें हो जाएगा दिल्ली व पांडिचेरी
जो क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि इन दोनों यूटी में क्या है विधानसभा है जिसको 70वें संविधान संशोधन के तहत मंजूरी दी गई कि दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, पहला समझ में आ गया कि भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 53 कार्यकारी अध्यक्ष 52, 53 और आर्टिकल 54 को थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, पहला कि निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेता, पहला कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। याद रखिए राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं 13, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, है ना। तो ये आपको याद रखना, कंफ्यूजिंग वर्ड हो सकता है। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। तीसरा, एक और बात कि हमारे राज्यों में जो विधान मंडल है वो सभी राज्यों में नहीं है, कहीं कहीं हमारे राज्यों में विधान मंडल है। ठीक है, वो आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है। ठीक है, तो विधान मंडल कई शब्द कंफ्यूजन के लिए आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा कि राज्यों की विधान मंडलों के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो वो कथन पूर्णतः गलत हो जाएगा। विधान मंडल के जो सदस्य होते हैं वो भी भाग नहीं लेते, क्योंकि सभी राज्यों में जो विधानमंडल वो है नहीं, तो जो वोटिंग का जो अनुपात है वो सही नहीं रहेगा। जो वोटिंग का जो महत्व है, या वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वोट का पावर है वो इक्वल नहीं रहेगा। इसके लिए विधानमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। ठीक है, अब राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेंगे ये बात भी क्लियर हो गई। तो इसके बाद में क्या होगा, आर्टिकल 54। अब हम कहते हैं आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली क्या होगी। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली, तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है उसको कहा गया है एकल संक्रमण आनुपातिक मत प्रणाली। ठीक है, एकल संक्रमण आनुपातिक मत प्रणाली, या इसे हम कह सकते हैं कि गुप्त मतदान, या हम यूं कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो जनता क्या करती है, अप्रत्यक्ष रूप से करती है। ठीक है, अप्रत्यक्ष जनता द्वारा चुनाव, अप्रत्यक्ष। ठीक है, हमारे द्वारा विधानसभाओं और हमारे लोकसभा और राज्यसभा में चुने गए जो सदस्य हैं, जो हमारी ओर से वोट डालेंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, यह है एकल संक्रमण आनुपातिक मत प्रणाली। अब जो हमारे विधायक भी भाग ले रहे हैं उसमें सांसद भी भाग ले रहे हैं। अब दोनों के जो वोट का मूल्य है वो क्या है, अलग अलग है। इसको हम समझते हैं कि उनका वोट का मूल्य क्या है। ठीक है, आर्टिकल 55 एकल संक्रमण आनुपातिक मत प्रणाली। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो एमपी भाग लेगा, सांसद के वोट का मूल्य, इसमें इसको कैसे काउंट किया जाएगा कि हमारे सभी राज्य है, सभी राज्यों की जितने भी विधानसभाएं हैं, उन सभी विधानसभाओं के विधायकों के जो मत मूल्य उसका योग है ना, राज्यों की सभी विधानसभाओं के विधायकों के मत मूल्य का योग
डिवाइडेड बाई लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्यों की बात की जा रही है, मनोनीत सदस्य यहाँ पर नहीं होंगे। एमएलए के वोट का मूल्य, एमएलए के वोट के मूल्य का कैसे, मतलब उसका वेटेज कैसे होगा। पहले हम क्या करेंगे कि जो भी स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है उसकी टोटल पॉपुलेशन, उसकी टोटल पॉपुलेशन उसको हम डिवाइडेड कर देंगे, किससे करेंगे, जितने भी विधायकों की संख्या है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसको हम 1/1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा अपने एमएलए के वोट का मूल्य। इसके बाद में भी आप ध्यान रखिए कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को वोट वरीयता क्रम में ही दिया जाता है। मैं अगर मान लो राष्ट्रपति को वोट देता हूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दे दिया या जो दूसरा आदमी है उसको मैंने वोट नहीं दिया। मान लो 3 आदमी है, ए, बी और सी, तो इसमें मैं वरीयता क्रम में वोट दूंगा कि मैंने ए को 1 नंबर पे रखा है, बी को 2 नंबर पे रखा है, सी को 3 नंबर पे रखा है। मान लो इसी के बाद में ये फर्स्ट पर्सन है P1, मान लो कोई दूसरा पर्सन आ गया, उसने ए को 3 नंबर पे रख दिया, बी को 1 नंबर पे रख दिया और सी को 2 नंबर पे रख दिया, तो हमें जो वोट देना होता है वो वरीयता क्रम में गुप्त मतदान होता है, ठीक है। आर्टिकल 55 के तहत ये चीजें आती है कि इसकी जो चुनाव प्रणाली है वो किस तरह होगी, एमपी और एमएलए के वोट का मूल्य भी किस तरह से निकाला जाएगा। देखिए एमपी के वोट का मूल्य सभी राज्यों के लिए क्या होगा, समान होगा, लेकिन एमएलए का समान नहीं होगा क्योंकि हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी की जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग है, ठीक है। ये आप याद रखिए। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया 55 के तहत, चुनाव हो गया तो अब कहा गया कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होगा। तो अगला अपना जो आर्टिकल है, आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 कह रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो उसके पद ग्रहण से लेके अगले 5 वर्षों तक, जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक जो राष्ट्रपति है वो अपने पद पर रहेगा, ठीक है। पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। अब जरूरी नहीं है कि वो अपने पद पर बना ही रहे, हो सकता है वो अपना इस्तीफा भी दे सकता है। अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है तो इस्तीफा किसको देगा, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना देगा लोकसभा अध्यक्ष को, क्योंकि राष्ट्रपति का पद हमारे देश में कभी भी खाली नहीं रहेगा। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। कार्यकाल हो गया। इसके बाद में क्या कहे, आर्टिकल 57, इसमें कहा गया कि पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन का मतलब है कि भाई कोई राष्ट्रपति है, अगर वो एक बार राष्ट्रपति के पद पर रह गया तो क्या वो दूसरी बार राष्ट्रपति बन सकता है, क्या वो तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जी हाँ, हमारे देश के संविधान में ये व्यवस्था है कि कोई भी आदमी कितनी बार भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है या राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई बाध्यता नहीं है। जैसे अमेरिका में है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन हमारी ये बाध्यता नहीं है। आदमी 2, 3, 4 जितनी बार चाहे उतनी बार वो क्या कर सकता है, पुनर्निर्वाचन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसके बाद में आता है आर्टिकल 58।
आर्टिकल 58 में कहा गया है कि योग्यताएं क्या होगी, कि भाई तुमने राष्ट्रपति चुन लिया, उसका कार्यकाल डिसाइड कर दिया, उसको पुनर्निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी तुमने कर ली। अब इसके बाद है कि उसकी योग्यताएं क्या हो। देखिए 4 तरह से बहुत इजी तरीके से हम हर चीज को पढ़ेंगे, ताकि देखिए ये जो चीजें हैं एक 4th ग्रेड एग्जाम से लेके आपको एक 1st ग्रेड एग्जाम तक की सारी जो नॉलेज है वो इसमें हो सकती है मेरे हिसाब से। ठीक है, पहला योग्यता क्या होगी, भारत का नागरिक, जो उसकी एज है वो 35 प्लस हो। ठीक है, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी सदन का राष्ट्रपति सदस्य नहीं होगा लेकिन उतनी वो योग्यताएं रखना चाहिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित योग्यता हो, फिर लाभ के पद पर नहीं हो। ठीक है, ये आर्टिकल 58 कहता है। ठीक है, इसके बाद में अपना आता है आर्टिकल 59। उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखिए पॉलिटी से अपने जितने भी एग्जाम होते हैं और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, इनसे कम से कम 2 क्वेश्चन 6 से 8 नंबर तक के क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं। हाँ, कभी उसका लेवल डिफिकल्ट तो कभी इजी हो सकता है। ठीक है, हमें लैंग्वेज पकड़नी है किसी भी क्वेश्चन की, अगर लैंग्वेज हमें समझ में आ गई तो वो क्वेश्चन हमारे लिए ऑटो में इजी हो जाएगा। 59 आर्टिकल 59 कह रहा है कि जो राष्ट्रपति है किसी भी सदन का सदस्य ना हो। ठीक है, राष्ट्रपति हो किसी भी सदन का क्या हो, सदस्य नहीं हो, और क्या हो, लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो। ठीक है, लाभ का पद। देखिए भारत का जो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, न्यायाधीश या संघ व राज्य मंत्री, इसको क्या नहीं माना गया है, इसको लाभ का पद नहीं माना गया है। इन पद पर अगर कोई आदमी है तब भी वो एलिजिबल है किसके लिए, अपने ये राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जो हमारा जो राष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के उसके कार्यकाल के दौरान वेतन और भत्ते कम नहीं किए जा सकते, वेतन व भत्ते। आर्टिकल 60 की शपथ, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर सीजेआई एब्सेंट है तो उसकी अनुपस्थिति में कोई भी जो अपना सुप्रीम कोर्ट है उसका जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो इसको शपथ दिला सकता है। ठीक है, अगला आएगा अपना आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में लिखा गया है कि अगर भारत का राष्ट्रपति संविधान के हिसाब से कार्य नहीं कर रहा हो, संविधान की जो मर्यादा है उसके हिसाब से कार्य नहीं कर रहा हो, या उसको मतलब वो वैसा कार्य करने में विफल है, तो उस पर क्या लाया जा सकता है, महाभियोग, इम्पीचमेंट कहते हैं इंग्लिश में, महाभियोग। हमारे संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन या जिक्र केवल राष्ट्रपति के लिए है, बाकी किसी के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन
नहीं है। ठीक है, महाभियोग कैसे लाया जाएगा? कोई भी सदन ला सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ठीक है, कोई भी सदन इसका जो साधारण बहुमत होगा, साधारण बहुमत से कोई भी ये विधेयक क्लास या महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, कोई भी सदन। ठीक है, साधारण विधेयक मतलब टोटल सदस्यों का 1/4, जो जितने 1/4 जो मेंबर है उनके सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद मान लो राज्यसभा में कोई ये महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया तो लोकसभा एक कमेटी बनाएगी और उसकी जांच करेगी इसकी। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लगाए तो राज्यसभा कमेटी बनाएगी और इसकी क्या करेगी? जांच करेगी। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, मान लो राज्यसभा महाभियोग ला रही है और लोकसभा की जांच में वो खारिज हो गया तो जो महाभियोग है वही समाप्त हो जाता है। अगर दोनों सदन उसको उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से अगर उसको पारित करते हैं, 2/3 बहुमत से अगर उसको पारित करते हैं तो ये जो महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। और जिस दिन वो महाभियोग 2/3 बहुमत से पारित होता है उसी दिन से वो राष्ट्रपति पर लगा हुआ माना जाएगा, यानी राष्ट्रपति उसी दिन से हट जाएगा। लेकिन भारत में अब तक कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग से नहीं हटा है। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में कथन टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस सन में इस राष्ट्रपति पर यह महाभियोग लाया गया और इससे इनको हटाया गया, तो वो एब्सोल्यूट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 60 और 61 कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति व रिक्तता कैसे भरी जाएगी? अब देखो, अनुपस्थिति कैसे हो सकती है कि अनुपस्थिति का मतलब है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अपना इस्तीफा दे दे, या राष्ट्रपति क्या कर दे, या उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए। इस स्थिति में जो राष्ट्रपति का पद है वो क्या माना जाता है? खाली माना जाता है। तो इसकी जो भरपाई है वो कैसे होगी? देखिए, कार्यकारी जो राष्ट्रपति है वो तो उपराष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में तो कार्य करेगा, लेकिन चुनाव आयोग का वर्णन है आर्टिकल 324 में। तो चुनाव आयोग 6 माह के भीतर राष्ट्रपति के चुनाव करवाएगा। ठीक है, चुनाव करवाएगा। अब देखिए, यहां पर एक बात और इंटरेस्टिंग है। मान लो कोई राष्ट्रपति ए है, इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, मान लो इसने 2 साल का अपना कार्यकाल क्या किया? 2 साल का कार्यकाल पूर्ण किया और बच्चे मृत्यु हो गई, तो अभी 3 साल और बचे हैं। तो जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो 3 साल के लिए नहीं बनेगा, वो अगले 5 साल तक बनेगा। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति मान लो देश की लोकसभा बन गए तब भी राष्ट्रपति को चुना जा सकता है। विधायक या राज्य विधानसभा है, नहीं सॉरी, हाँ, देखिए लोकसभा है, अगर वो खंडित है या लोकसभा बन गए तब भी राष्ट्रपति के चुनाव हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा हमारा क्या है? स्थायी सदन है, तो उसके सदस्य भी वोट डाल के राष्ट्रपति को चुन सकते हैं। या मान लो किसी राज्य में विधानसभा बन गए तब भी उपस्थित सदस्य वोट डाल के राष्ट्रपति को चुन सकते हैं। तो ये आज की क्लास हमारी थी राष्ट्रपति के बारे में, कि आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 61 तक किसका उल्लेख है? अपने राष्ट्रपति का उल्लेख है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।